जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मुद्रा। मुद्रा का विकास, मुद्रा का इतिहास, मुद्रा का महत्व, मुद्रा के कार्य। इसके पूर्व के मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए है। आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। आप मेरे इकोनॉमिक्स वर्ल्ड देवघर के प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पहले के सारे वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा का महत्व क्या है? मुद्रा, करेंसी मीन्स मुद्रा। मुद्रा क्या है? पैसे या धन के उस रूप को मुद्रा कहते हैं जिसे या जिसके माध्यम से दैनिक जीवन में हम क्रय और विक्रय करते हैं। अपने जीविकोपार्जन के लिए हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। हम जो भी वस्तुएं क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं उसके लिए हम मुद्रा को माध्यम बनाते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, अर्थात रिजर्व बैंक की महती भूमिका होती है। मसलन भारत में रुपया, पैसा मुद्रा है। आप कल्पना करें, जब मुद्रा नहीं रहा होगा तब विनिमय की जो समस्याएं हुई होगी वो कैसी होगी? विनिमय क्या है? हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लेते हैं और जो पर्याप्त रहता है उसको हम देते हैं। अगर पर्याप्त नहीं भी है तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जिस प्रकार से किसी व्यक्ति, व्यवस्था, संस्था या विक्रेता द्वारा किसी वस्तु का क्रय करते हैं उसके माध्यम को अपनाते हैं, वह अपनी आवश्यकता होती है। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को क्रय करते हैं और वैसे ही विक्रय भी करते हैं। तो मुद्रा के बारे में हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझते हैं, लेकिन इसके पहले विनिमय सिस्टम को हम लोग समझ लें कि विनिमय कैसे होता है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती थी, कैसे वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, कितनी कठिनाई होती होगी। जैसे हमको गेहूँ चाहिए या चावल चाहिए या प्याज चाहिए या दूध चाहिए। अब हमको वैसे लोगों को देखना है जिसके पास इन चीज़ों की पर्याप्तता हो और मेरे पास जो पर्याप्तता है उसकी उसको नीड्स हो, यानी ज़रूरत हो। अगर मेरे पास दूध है तो जिसके पास से हमको चावल लेना है उसके पास दूध की आवश्यकता है क्या? और अगर नहीं है तो मुझे चावल कैसे मिलेगा? यानी विनिमय व्यवस्था के विकास के पूर्व जो दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ थी वह बहुत ही कठिन थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ होती होगी तब के लोगों को जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मुद्रा का विकास कैसे हुआ? कैसे मनी का विकास हुआ? ये पूरा सिस्टम कैसे तैयार हुआ? इस पूरे मुद्रा के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि हम क्रमवार उस सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं और उसके माध्यम से हम लोग कैसे डेवलप करते होंगे। तो जिन समस्याओं के समाधान के लिए मुद्रा का विकास हुआ उसकी परिभाषा को पहले हम लोग समझें। मुद्रा के विकास के बिना अर्थव्यवस्था का विकास बहुत धीमी होती है। यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है। मुद्रा की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो सर्वमान्य हो, जिसको सुन करके लोग कहें कि यही परफेक्ट परिभाषा। ऐसा नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई। अलग अलग भागों में
अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया, लेकिन उनमें से कुछ परिभाषाएं हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। एसेज ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया है, मुद्रा की क्या परिभाषा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है मुद्रा की परिभाषा का, क्राउथर ने उसको परिभाषित क्या कहा, मुद्रा वह चीज़ है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह के भी कार्य करते हैं। हार्टले विरदस तथा वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बड़ी सिंपली उन्होंने डिफाइन किया है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जे.एम. केन्स ने क्या कहा कि मुद्रा उन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है मुद्रा में जो बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने में और खर्च को चुकाने में साधन के रूप में साधारणतया प्रयोग की जाती है। मुद्रा पर कोई शक नहीं करता क्योंकि सरकार द्वारा उसको मान्यता प्रदान की गई है। वह एक सांकेतिक है, मुद्रा क्या सांकेतिक है और सांकेतिक मुद्रा का बहुत महत्व है। हम कागज के नोट को लेते हैं और समझते हैं कि यह 500 रुपये के बराबर है, यह क्या है, उस पर कोई संदेह नहीं करते हैं। तो बिना संदेह किए जब हम क्रय विक्रय करते हैं तो वह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के परंपरावादी दृष्टिकोण में हम समय जमा को मुद्रा में शामिल नहीं करते हैं। मुद्रा में परंपरावादी अर्थशास्त्री केवल नोट के सिक्के तथा बैंकों में जमा को ही सम्मिलित करते हैं, यानी सिक्के और डीडी, डिमांड डिपॉजिट। बाकी अर्थशास्त्रियों ने भी उसको परिभाषित किया। देश की आर्थिक गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के लिए हम मुद्रा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। एक दौर ऐसा था उत्तर वैदिक काल में, जिस समय 6ठी शताब्दी की बात है, उसी समय ये मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। धीरे धीरे यह धातु के विभिन्न रूपों में विकसित होता गया। सोने के सिक्के हैं, धातु के सिक्के हैं। तो चाहे सिक्के धातु को हों या सोने के हों, धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया और उसका महत्व बढ़ता चला गया। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? हिंद यूनानी के द्वारा। हिंद यूनानी, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं, सबसे पहले उन्हीं के माध्यम से सोने के सिक्के जारी किए गए और धीरे धीरे सोने के सिक्के के प्रचलन की व्यवस्था बढ़ गई। और जब कुषाण वंश का शासक आया तो सबसे विशुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन शासक थे? कुषाण वंश। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कुषाण वंश के बाद मुद्रा का सिक्के के रूप में मुद्रा का प्रयोग जारी करने की जो परंपरा है वो बढ़ती चली गई। हम जानते हैं कि सोने का अपना मूल्य होता है, सोना अपने आप में बहुमूल्य होता है, लेकिन जब उस पर मुद्रा का टैग लग गया तो उसके महत्व और भी बढ़ गए। रेडक्लिफ एक बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंकिंग दृष्टिकोण से ही हम रेडक्लिफ के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा के विभिन्न एजेंसियां जिसके द्वारा मुद्रा जारी किए जाते हैं, केंद्रीय बैंकिंग दृष्टिकोण में नोट, सिक्के, जमा, समय जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों को तथा असंगठित संस्थाओं द्वारा की गई
साख को शामिल की जाती है। हम लोग यदि मुद्रा को डिफाइन करेंगे तो मुद्रा बराबर क्या है, नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा प्लस समय जमा प्लस बचत बैंक जमा प्लस शेयर बॉन्ड प्लस असंगठित क्षेत्रों द्वारा जारी की गई साख। फिर इरविंग फिशर ने 1911 में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इरविंग फिशर के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, उनका पूरा नाम इरविंग फिशर है, उन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में बताया कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है। उसमें मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक संबंध को बताया गया है। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी, और अगर मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो कीमत स्तर भी कम होगी। फिशर ने मुद्रा की पूर्ति को सक्रिय तथा कीमत स्तर के निर्धारण में मुद्रा की मांग को अधिक महत्वपूर्ण माना। कहा कि उसकी मात्रा पर निर्भर करता है कि अगर वो बढ़ता है तो क्या होगा और घटता है तो क्या होगा। फिर आप उसके एक और पॉइंट को ध्यान में रखें, रुपये नाम से सिक्कों को किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। सबसे पहले रुपये के रूप में सिक्का को चलाने का जो क्रेडिट जाता है वह किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपये के रूप में सिक्के को चलाया। हमारे यहाँ का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रुपया, रुपया या सिक्का। फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई द्वारा इसको जारी करने का काम शुरू किया गया। 2 रुपये और 2 रुपये से अधिक जितने नोट हैं देश के अंदर, उन सारे को जारी करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को। 2 रुपया और 2 रुपये से अधिक नोटों का जो जारी करने का अधिकार है वो आरबीआई गवर्नर को होता है। यानी आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर उस पर होता है। 2 रुपया और 2 रुपया से अधिक जितने भी नोट पाए जाते हैं वह सब कौन जारी करता है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा जारी होता है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने इसका गठन किया। जो आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो आरबीआई का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। तो मुद्रा जो बाजार में आती है, मार्केट में जो मुद्रा घूमता है, इसको हम लोग डिफरेंट ये से देखें। M1 क्या है? M1, M2, M3, M4 के रूप में मुद्रा को डिफाइन किया गया। M1 क्या है? C प्लस DD प्लस OD। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या होता है? जो मुद्रा मार्केट में घूम रहा है, ठीक ना? कैश करेंसी जो बाजार में मुद्रा घूम रहा है। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट है जो बैंकों के सेविंग अकाउंट में जमा है, जिसको हम लोग मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। देन OD। OD क्या है? आरबीआई के पास जो बैंकों का पैसा जमा होता है उसको हम लोग OD कहते हैं। M1 मुद्रा का वह मूल्य जिसमें C प्लस DD प्लस OD होता है। C फॉर करेंसी, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट, और आरबीआई के पास जो बैंकों का पैसा जमा होता है उसको हम लोग OD कहते हैं।
ये तीनों को मिला दिए तो क्या हो गया, M1 हो गया। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, यानी प्रचलन में जो सबसे ज्यादा होता है, ट्रांजैक्शन में जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, वह क्या है, C है, करेंसी है। तो और DD जो बैंकों में सेविंग के रूप में जमा होता है। तो वैसे जमा जो बैंकों में जमा है, प्रचलन है, जो बैंकिंग व्यवस्था का अपना प्रचलन है, वह क्या है, DD। इसलिए वैसे सभी मुद्रा मानों को C प्लस DD प्लस OD, सभी मुद्रा मानों को M1 के रूप में डिफाइन किया जाता है। M2 में क्या है, पहले तो M1 को ले लिए। M1 में क्या है, C प्लस DD प्लस OD, पहले M1 में ले लिए। तो M2 में पहले M1 होगा, और डाकघरों में जो पैसे होते हैं, ठीक है, तो M1 C प्लस DD प्लस OD, और M2 में क्या है, डाकघरों में जो सेविंग के रूप में पैसे हैं, वह M2 कहलाता है। M3 क्या है, M3 में भी M1 शामिल है। और बैंकों के पास मांग जमा के अलावे जो जमाएं हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, उन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो M3 हो जाएगा। यानी M1 M2 के साथ भी है, M3 के पास साथ भी है, और M4 के साथ भी है। तो बैंकों के पास मांग जमा के अतिरिक्त जो जमाएं होती है, सारे जमा राशि के मूल्य को यदि हम जोड़ देते हैं तो M3 हो जाएगा। फिर M4 में क्या है, M1 पहले है जो C प्लस DD प्लस OD है, फिर डाकघर का बचत। तो M4 में क्या है, M1 पहले समझिए, कैश C इक्वल टू DD प्लस OD। M2 में क्या है, M2 और M4 पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। M1 क्या है, M1 M2 के साथ होता है। M2 में केवल डाकघर में जो बचत पैसे हैं वो शामिल है, और M1 साथ में है। तो M1 चारों के साथ होता है। अगर M1 को हम समझ लेते हैं तो M2, M3 और M4 की भी समझ लेते हैं। M1 प्लस डाकघर के सभी जमाएं बराबर M2। ठीक ना। तो RBI के द्वारा M1, M2, M3 और M4 के द्वारा सारा चीज डिसाइड किया जाता है कि M1 में कितना होगा, M2 में कितना होगा, M3 में कितना होगा, और M4 में कितना होगा। ठीक ना। तो हम लोग मुद्रा के प्राथमिक कार्य को समझें। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय के माध्यम का अर्थ है मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है तथा उसके स्थान पर दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों को बहुत आसान बना देती है। अगर मुद्रा नहीं होता तो क्रय विक्रय का जो माध्यम था वह बहुत टफ होता। जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम में मुद्रा के रूप का प्रयोग शुरू किया या मुद्रा का प्रयोग शुरू किया, तभी से मनुष्य समय तथा शक्ति दोनों की बचत शुरू हो गई मनुष्य के पास। पहले लोगों को ढूंढना पड़ता था, तलाशना पड़ता था किसके पास क्या है, उसके पास मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं या नहीं है। लेकिन मुद्रा के विकास ने क्या किया, समय का और शक्ति का दोनों का बचत कर दिया। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण भी है, इसलिए मुद्रा का विनिमय कार्य बहुत आसान बन जाता है। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को माप सकते हैं।
बहुत समय पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, उसमें वस्तुओं के मूल्य को मापने में बहुत कठिनाई होती थी। पता ही नहीं चलता था कि इसका आकलन कैसे किया जाए, उसका मूल्य कितना होगा, कैसे समझ में आएगा कि इसका कितना मूल्य है। उसमें वस्तुओं के मूल्यों को मापने में बहुत कठिनाई होती थी। अब वर्तमान में मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने में ये कठिनाई नहीं आती है। जो पहले कठिनाई आती थी वो कठिनाई अब नहीं है, क्योंकि मुद्रा को मूल्य के मापदंड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये कठिनाई अब समाप्त हो गई। व्यापारिक फर्में अपने लाभ, लागत, हानि, कुल आय आदि का अनुमान आसानी से मुद्रा के रूप में लगा सकती है। मुद्रा के द्वारा किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है। भविष्य के लिए भी योजनाएं बनाने में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। गौण कार्य क्या है मुद्रा का? प्राथमिक कार्य हो गया। अब गौण कार्य क्या है? गौण कार्य वे कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्य की सहायता करते हैं। यानी मैंने क्या कहा, दो कार्य हैं, एक प्राथमिक कार्य है और दूसरा गौण कार्य है। तो प्राथमिक कार्य की सहायता करते हैं, कौन करते हैं? गौण कार्य करते हैं। धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो सहायक कार्यों की भूमिका बढ़ जाती है। सहायक कार्यों में हम निम्नलिखित कार्यों को समझते हैं। निम्नलिखित कार्य क्या है? स्थगित भुगतानों का मान। मुद्रा के इस कार्य में हम भुगतान को शामिल करते हैं, जिनका भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य में स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित भुगतानों में ऋणों के भुगतान को भी शामिल किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब हम ऋण लेते थे उसमें मूलधन तथा ऋण का निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता था, परंतु मुद्रा के प्रचलन के बाद हमें बहुत मुश्किल नहीं रहा। परंतु मुद्रा का प्रचलन जैसे ही हुआ, हम इस तरह के किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का भी गुण पाया जाता है, इसलिए मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। दूसरा है मुद्रा का मूल्य का संचय। मूल्य का संचय क्या है? जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी उस समय केवल वस्तुओं को आपस में विनिमय कर सकते थे, वस्तुओं को संचित नहीं कर सकते थे। परंतु जब मुद्रा का प्रचार हो गया, मुद्रा का प्रसार हो गया, तब हम लोगों ने संचय भी करना सीख लिया। अब मुद्रा को संचय भी कर सकते हैं। जब मुद्रा के रूप में बचत करते हैं तो हम बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। पहले जब वस्तुओं को संचय करना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन मुद्रा का संचय में तो छोटा सा, इतना सा स्थान में बहुत सारे रुपये रखे जा सकते हैं आसानी से। हम लोग छोटे छोटे लॉकर में करोड़ों रुपये रख देते हैं। तो अब मुद्रा का मूल्य का संचय करना आसान हो गया और स्थान की या जगह की बहुत कम आवश्यकता पड़ने लगी। परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को केवल विनिमय का ही माध्यम मानते थे, जबकि कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री ने मुद्रा के संचय कार्य पर भी बल दिया। कहा कि मुद्रा आने के बाद, मुद्रा के प्रचलन के बाद, मुद्रा के आविष्कार के बाद संचय का जो कार्य है वो भी बहुत आसान हो गया है। मूल्य हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण क्या है? मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता के गुण होने के कारण हम इसको आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मुद्रा के विकास के बाद, मुद्रा के आविष्कार के बाद, मुद्रा के प्रचलन के बाद ये सारे कार्य आसान हो गए। आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्यों की भूमिका में देश के आर्थिक विकास के साथ बढ़ती जाती है। आकस्मिक कार्य क्या है? अधिकतम संतुष्टि, राष्ट्रीय आय का वितरण, पूंजी की तरलता में वृद्धि, साख का आधार, शोधन क्षमता की गारंटी। ऐसे 5 बिंदु हैं जो आकस्मिक कार्यों में आते हैं। दोस्तों, आपने अगर गौर से सुना होगा तो आपके कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों का आंसर आपको मिला होगा। नेक्स्ट
मैं अगले पार्ट में आपके बीच लेकर आऊँगा। आप इसको गौर से सुनें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।